दोस्तों, हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति को लेकर जितनी विवेचना, जितनी चर्चा हुई है, उतनी हाल के सालों में कभी नहीं हुई। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो भारतीयों के लिए न केवल चिंता का सबब है, बल्कि एक बार फिर से केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने का मौका विपक्षियों को दे देती है। दोस्तों, सऊदी अरब, जब भी ये नाम जहन में आता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है और ये देश जो होंगे तो भारत के बड़े विरोधी होंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि सऊदी अरब से भारत के जो संबंध हैं बहुत गहरे हैं और हाल के सालों में मोदी सरकार के रहते बहुत प्रयास किए गए कि वहाँ मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब जैसे देशों में, ख़ासतौर पर सऊदी अरब में हमारे जो संबंध हैं वो और गहरे किए जाएं। उसके बहुत से रीजंस हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे देश में रहती है और एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की जो सऊदी अरब सरीखे ऐसे कई मुल्कों में बड़े स्तर पर लेबर्स की तरह काम करती है। तो भारतीय लोग बड़े स्तर पर वहाँ जाते हैं, इसलिए भी भारत सरकार की हमेशा पहल रही है कि सऊदी अरब से जो हमारे रिश्ते हैं वो पहले से ही अच्छे थे, उनको और गहरा किया जाए। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। दोस्तों, खबर यह है कि सऊदी अरब ने टेम्परेरी तौर पर जो वीज़ा हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिन 14 कंट्रीज़ के नाम रखे गए हैं, जिन 14 देशों के नाम इस लिस्ट में हैं, उसमें भारत भी एक है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, करीब 9 साल पहले की ये वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि आप देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों, मोदी को इस बीच बहुत से मुस्लिम देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है और इस बीच 9 साल पहले की ये वीडियो है जब मोदी पीएम बन गए थे, उनका पहला कार्यकाल था, तो सऊदी अरब वो गए थे और उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और ये हर लिहाज से मोदी की जो एक छवि है उस को बूस्ट करने वाला था और भारत और सऊदी अरब के बीच जो गहरे रिश्ते हैं उनको और गहराई देने की दोनों ही देशों की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस देश ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, हाईएस्ट सिविल ऑनर, दोस्तों वो देश भारत के लोगों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा चुका है। दोस्तों, हुआ ये था कि 2024 में हज यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 1000 हजियों की जान चली गई थी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी जिसमें दुनिया भर के हजी प्रभावित हुए थे जो हज करने जाते हैं। 1000 बहुत बड़ी संख्या है और तब से लेकर अब तक सऊदी अरब की ये कोशिश रही है कि क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम श्रद्धालु वहाँ जाते हैं हज करने के लिए, तो सऊदी अरब ने ये सोचा कि जो वहाँ हज करने के लिए लोग आ रहे हैं किसी भी हाल में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा प्रायोरिटी रखा जाए, क्योंकि इससे सऊदी अरब की भी काफ़ी बदनामी हुई। उनकी व्यवस्था को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए। लोगों ने ये भी कहा कि इतना महंगा है हज करना, उसके बावजूद भी अगर कोई गरीब आदमी मुश्किल से पैसा जोड़कर हज करने जाता है और वहाँ उसको ठीक से व्यवस्था भी नहीं मिल पाती, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अप्रैल से ही इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि जिन 14 देशों को फ़िलहाल वीज़ा देने पर अभी आपत्ति दर्ज कराई है या फिर रोक लगाई है सऊदी अरब ने, उन 14 देशों में भारत भी है। दोस्तों, इन देशों में पाकिस्तान का नाम भी है। इसके अलावा अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, यूथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन और एक और देश है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया, अज्ञात नाम है। बेसिकली ये मुल्क वो हैं दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, तो जाहिर तौर पर ये लोग बड़े स्तर पर हज करने के लिए जाते हैं। तो इन 14 देशों पर फिलहाल के लिए अप्रैल में ही वीज़ा प्रतिबंध लगा दिए गए थे ताकि सऊदी अरब का ये कहना था कि हम पहले अपनी व्यवस्था और बेहतर कर लें ताकि हज यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब अचानक से ये खबर आ गई कुछ घंटे पहले फिर से कि ये जो वीज़ा प्रतिबंध है, वर्क वीज़ा पर बैन कर दिया सऊदी अरब ने और उस लिस्ट में भारत भी है। अब दोस्तों, वर्क वीज़ा अलग होता है। वर्क वीज़ा के तहत सऊदी अरब बड़े स्तर पर वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको ये एक तरह से अधिकार दे देता है कि वो बड़े स्तर पर जो कामगार हैं, दुनिया भर के जो कामगार हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत बड़े स्तर पर लोग जाते हैं, उनको हायर कर ले। अब वर्क वीज़ा पर भी अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो बड़े स्तर पर ये लोग हायर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ये नुकसान न केवल इंडिविजुअल का है बल्कि देश का भी है, क्योंकि वो लोग जो वहाँ काम करने जाते हैं वो अपने परिवारों को यहाँ पैसा भेजते हैं।
तो उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। लेकिन फिलहाल ये जो वर्क वीज़ा पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात आपको याद दिला दूँ, हाल के दिनों में एक और मुस्लिम देश से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आई, कुवैत। दोस्तों हमारा डेलीगेशन जिसमें पक्ष विपक्ष सभी लोग थे और वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया भर को दे रहे थे, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे, वो डेलीगेशन जैसे ही कुवैत से निकला, कुवैत भी पहुंचा था वो डेलीगेशन, उसमें ओवैसी थे, रेखा शर्मा थी जो कि एक देश में गाना गाते हुए पाई गई थी, इसके अलावा निशिकांत दुबे भी थे। जैसे ही वो कुवैत से निकला, कुवैत ने 19 साल बाद का पाकिस्तान के वीज़ा आवेदकों का जो बैन था वो हटा दिया। 19 साल बाद कुवैत ने ये किया, तब भी काफ़ी सुर्खियां भारत में बनी थी, और अब सऊदी अरब ने वर्क वीज़ा पर बैन लगा दिया है, तो भी काफ़ी सुर्खियां बन रही हैं भारत के अंदर। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों विपक्ष को एक मौका मिल गया है मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए। यहाँ मैं आपको फिर याद दिला दूँ दोस्तों कि सऊदी अरब एक बहुत ही प्रभावशाली मुल्क है। सऊदी अरब अगर बोलता है तो मुस्लिम देश उसको बड़ी गंभीरता और बड़े गौर से सुनते हैं, बहुत ताकतवर देश है। और सऊदी अरब के जो व्यापारिक संबंध हैं भारत से भी बहुत गहरे हैं, अमेरिका से भी बहुत गहरे हैं, और सऊदी अरब का जो पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है वो भी बड़ा गहरा है। लेकिन वहाँ से इस तरह की खबर आई तो जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मौका मिल गया। पवन खेड़ा ने इसको लेकर भारत की पूरी मोदी सरकार की पूरी विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए कह दिए हैं, मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति के लगातार पतन में ये नवीनतम झटका है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में हमलावरों का नाम बताने से मना कर दिया। पाकिस्तान को चीन, रूस, ईरान, तुर्की और मलेशिया से समर्थन मिला। सभी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। भारत की वैश्विक स्थिति चरमरा रही है। कनाडा खालिस्तान विवाद के कारण G7 ने भारत को बाहर रखा। G20 में कोई सफलता नहीं मिली। मालदीव में इंडिया आउट और चीन समर्थक रुख के साथ दुश्मनी की। श्रीलंका, मालदीव ने बीजिंग को रणनीतिक संपत्ति पट्टे पर दी। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर दावा करने के लिए अपना नक्शा फिर से बनाया। OIC और पश्चिमी एशिया, कश्मीर और मुस्लिम अधिकारों को लेकर भारत पर हमला करते हैं। SCO और ब्रिक्स अब चीन के मुखपत्र बन गए हैं। रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य और ऊर्जा समझौते किए हैं। इस बीच आर्थिक पतन के बावजूद पाकिस्तान ने विश्व बैंक से $20 मिलियन, IMF से $1 बिलियन और ADB से $800 मिलियन प्राप्त कर लिए। रूस के साथ संबंधों को मजबूत किया और कश्मीर की कहानी को हाईजैक कर लिया। तुर्की ने इसके समर्थन में एक युद्धपोत भी भेजा। ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की। कतर, कुवैत और मलेशिया ने इस्लामाबाद की बात दोहराई। ये व्यवस्था की तथाकथित ताकतवर विदेश नीति अपने ही PR के तहत ध्वस्त हो गई। भारत घर पर तो जोर जोर से बोलता है लेकिन विदेश में अकेला है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? सऊदी अरब की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, ये भारत के व्यापारिक और भारत के नागरिकों के हित के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये जो लोग जाते हैं दोस्तों सऊदी अरब जैसे मुल्कों में मजदूरी के लिए, काम के लिए, ये प्रभावशाली लोग नहीं होते, रईस लोग नहीं होते। ये बहुत आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं वो जाते हैं, जिनको यहाँ काम नहीं मिलता, वो ठीक ठाक पैसा लगा के जाते हैं। अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है वहाँ जाने में, तब जाकर वो वहाँ जाते हैं, और जो भी पैसा कमाते हैं सब यहाँ परिवार वालों को भेजते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।